हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम AR देसाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, UPSC, नेट या फिर BA में, आप हर जगह पर AR देसाई का नाम देखोगे और ये इंडियन सोशियोलॉजी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम है। इसको हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होता है। AR देसाई, ये नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडियन सोसाइटी को देखने का एक अलग नज़रिया प्रेजेंट किया था। इन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को इंडिया में यूज़ किया था। इसको यूज़ करते हुए कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके का चीज़ों के बारे में बताई, उन सारे चीज़ों को उन्होंने इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। इनका जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया था, यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था उनके व्यू पॉइंट के हिसाब से। अब AR देसाई को समझने के लिए हमें उनको थोड़ा कहानी की तरह समझना होगा। अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए देखोगे तो आपको इनके कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको इनको थोड़ा कहानी की तरह देखना होगा और आप लोग यहाँ पर जज मत करना। AR देसाई को अगर आप जजमेंटल तरीके से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और कठिनाई हो सकती है। इस वजह से उनको जज मत करना। उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी चीज़ को फॉलो करते थे, इन सारे चीज़ों को जानने के बाद ही आप इनके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर हम पहले मेजर कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। ये जो AR देसाई है, ये मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कार्ल मार्क्स के विचारधारा को फॉलो करता है। यहाँ पर वो इंडिया में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को यूज़ करके इंडियन सोसाइटी को समझते हैं। अब मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव के लोग हैं, वो लोग दो क्लासेस में सोसाइटी को देखते हैं। एक ऐसा क्लास जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बोर्जुआ है, और दूसरे ऐसे क्लास जिसके पास कोई नहीं है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो है प्रोलेटेरिएट। यानी कि वो सोसाइटी को दो क्लास में देखते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती है वो लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यानी कि जो मेन रीज़न है वो है इकोनॉमिक। हर कोई अपने आप को पैसों के हिसाब से बेहतर बनाना चाहता है। यहाँ पर पैसे ही मेन फैक्टर है सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती है। अब मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को AR देसाई फॉलो करते थे। इन्होंने अपने जो भी काम है, खासकर सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का यूज़ किया था। यानी कि हमारे पास्ट में, हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इकोनॉमी को लेकर, इन सारे चीज़ों ही आज के टाइम पर जो भी घटनाएं घट रही है इसका मेन रीज़न है। यानी कि हमारा हिस्ट्री, वहाँ पर जो भी मटेरियल एस्पेक्ट थे वो ही हमारे आज के टाइम पर परिवर्तन का कारण है। समाज में जो भी बुरी चीज़ें हो रही है वो उसका ही कारण है। ये AR देसाई का कहना है। जो भी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं वो इसी तरीके से सोसाइटी को देखते हैं। अब हमने पिछले क्लास में एक और मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ा था, वो है DP मुखर्जी। DP मुखर्जी से AR देसाई थोड़ा अलग है। DP मुखर्जी सिर्फ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को थोड़ा फॉलो करते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे। वो अपने विचारधारा लाइफ में यूज़ नहीं करते थे। लेकिन AR देसाई पूरी तरीके से मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। जो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके विचारधारा से वो प्रेरित है और वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो पॉलिटिकली एक्टिव थे लोगों के बीच में। जो लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से सॉल्व करना चाह रहा था उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस थे। अब इंडिया में आप लोगों को ये भी जानना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या क्या किया है। यहाँ पर हम अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो स्टार्टिंग होती है जो इंडिया में किसान थे उनके समस्या से।
इंडिया में जो भी किसान का प्रॉब्लम था, किसान को मोबिलाइज करना, उनके हक के लिए लड़ाई करना, ये बेसिकली पहले के टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी का काम था, जहाँ पर वो किसानों के हक के लिए, जो लेबरर है उनके हक के लिए काम करते थे। इस वजह से आप लोग देखोगे कि AR देसाई का जो काम है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल इंडिया में इनका काम बहुत ज़्यादा है और उन्होंने उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, उनके हक के लिए भी लड़ाई की है। ये सारे बैकग्राउंड जो है ये आप लोगों को AR देसाई के लिखाव में आप देख सकते हो। इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इनके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये बेसिकली उनका PhD का थीसिस था जो बाद में बुक के आकार में आई थी और ये उनका सबसे पॉपुलर काम है। उन्होंने 5 फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की थी और ये जो 5 फेजेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने इंडिया का जो नेशनलिज्म है, नेशनल मूवमेंट है, वो किस तरीके से अलग अलग फेजेस में डेवलप होती है उसके बारे में बात की थी। वो बहुत क्रिटिकल थे हमारी सोसाइटी को लेकर। सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती थी वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, साथ ही साथ नेशनल लीडर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो लोगों के लिए किस तरीके से सोचते हैं, इन सारे चीज़ों को वो थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि ज़्यादातर चीज़ों को क्रिटिकली ही एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर वो GS घुरे के अंडर में उन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया था, उन्होंने अपनी PhD की थी। उनका और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है पथ ऑफ डेवलपमेंट। हमारे इंडिया में किस तरीके का पथ होना चाहिए, किस तरीके का रास्ता एडॉप्ट करना चाहिए हमारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ रोल क्या होना चाहिए एक स्टेट का, इंडिया जो है इसका क्या रोल होना चाहिए, वो लोगों को किस तरीके का वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिटेल में काम किया था। इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर भी काम किया था कि अगर इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ है तो उसका कुछ राइट्स भी हमें मिलने चाहिए। कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स, 3 तरीके के कैटेगरी के बारे में उन्होंने बात की थी। AR देसाई ने रूरल इंडिया, एग्रेरियन स्ट्रगल, इन सारे चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी था उस टाइम पीरियड पे ग्राउंड वर्क करती थी, लेबरर्स और एग्रीकल्चरर्स को लेकर काम करती थी। इस वजह से उन्होंने रूरल इंडिया और एग्रेरियन स्ट्रगल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके रिलेटेड बहुत सारे बुक्स भी उनका है। उन्होंने देखा था कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम था वो बेसिकली ज़्यादातर कास्ट सिस्टम से ही स्टार्ट होता है, और ये जो कास्ट सिस्टम का बर्थ है इंडिया में, ये पहले से ही इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं था। AR देसाई का कहना है कि आर्यन इन्वेंशन के बाद इंडिया में कास्ट सिस्टम आया था और बाद में जाकर ये सारे कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी। इंडिया में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो ओरिजिन है इसके रिलेटेड भी वो एक अलग क्रिटिकल व्यू पॉइंट देते हैं। ये सारे चीज़ें हम आगे क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं। अब देखते हैं AR देसाई का इम्पोर्टेंट बुक्स। AR देसाई ने बहुत सारे बुक्स लिखी है। यहाँ पर जो भी बुक्स आप लोग देखोगे ज़्यादातर जो क्रिटिकल व्यू पॉइंट के द्वारा ही प्रेजेंटेड है। यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड है। यहाँ पर पीजेंट स्ट्रगल के ऊपर बहुत सारे बुक्स इनके हैं। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसको आप लोग रट लेना, क्योंकि ये बुक बार बार घूम फिर के आएगी और इसमें ही उन्होंने अपने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ये बुक उन्होंने 1948 में लिखा था, लेकिन ये उनका PhD का थीसिस था। ये 1946 में ही उन्होंने PhD का थीसिस को सबमिट किया था। फिर 1948 में ये बुक एक बुक के आकार में पहली बार पब्लिश हुई। बाद में बहुत सारे इसका एडिशन आए। फिर इन्होंने इसी बुक को और आगे बढ़ाते हुए, इसी बुक में जो भी कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म लिखा था। यहाँ पर उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी इन
इंडिया के बारे में लिखा है, इंडियन नेशनलिज्म के फीचर्स के ऊपर भी लिखा है, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके का स्टेट का रोल होगा, सोसाइटी किस तरीके से होना चाहिए, इन सारे चीज़ों के ऊपर लिखा है। साथ ही साथ बहुत सारे बुक आप लोग देख सकते हो जो पीजेंट स्ट्रगल, रूरल इंडिया के ट्रांजिशन और एग्रीडियन स्ट्रगल के ऊपर लिखा हुआ है। प्री इंडिपेंडेंस फेज में भी उनका बहुत सारे बुक है। साथ ही साथ इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद जो किसान स्ट्रगल है, एग्रीडियन स्ट्रगल है, वो किस तरीके से चला था, इसके ऊपर भी उन्होंने बुक लिखा है। साथ ही साथ उनका और एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो है इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके का रास्ता होना चाहिए, ये उन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच के द्वारा समझाया था। अब ये जो सारे बुक्स है ये थोड़ा आप लोग देख लेना। AR देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस वजह से आप लोग थोड़ा बुक्स का लिस्ट देख लेना, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है, ये चीज़ ज़रूर देख के जाना। अब हम इनको समझने के लिए थोड़ा इनका बैकग्राउंड के बारे में भी पता कर लेते हैं। मैंने अभी तक तो बहुत सारे चीज़ें बताई है, लेकिन यहाँ पर नोट्स के फॉर्मेट में दिए गए हैं। AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय रमनलाल देसाई। ये जो रमनलाल वर्ड है, ये रमनलाल उनके पिताजी का नाम है। ये एक गुजराती थे, जिसके वजह से वो लोग अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर लिखते हैं, इस वजह से उनका नाम है अक्षय रमनलाल देसाई। इनका जन्म हुआ था 1950 में नदियाद में, और इनका देहांत हुआ था 1994 में। अब ये जब हम AR देसाई की बात करते हैं, इनके जो पिताजी थे रमनलाल देसाई, वो एक राइटर थे, नोबलिस्ट थे, और साथ ही साथ एक सिविल सर्वेंट थे, जिसके वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पोस्टिंग मिलती थी और AR देसाई को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने को मिलता था। इस वजह से वो अलग अलग सोसाइटीज़ को समझते थे। साथ ही साथ उनके पिताजी जो एक राइटर थे, उनके राइटिंग से भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, जिसके वजह से उनका सोसाइटी को देखने का नज़रिया अलग है। AR देसाई एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, साथ ही साथ वो एक मार्क्सिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और साथ ही साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। यानी कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व करना चाहते थे। सोसाइटी के प्रॉब्लम के रिलेटेड उनका एक अलग व्यू पॉइंट था। वो AR देसाई सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। साथ ही साथ उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी, और साथ ही साथ वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस बुक में उन्होंने एक मार्क्सिस्ट एनालिसिस प्रोवाइड किया था हमारे इंडिया को देखने का। जो इंडिया का नेशनलिज्म है, इसको देखने का एक अलग नज़रिया पेश किया था। साथ ही साथ हिस्टोरिकल चीज़ों से उन्होंने इसको लिंक करने की कोशिश की थी। इनके इसी काम के वजह से इंडिया में जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हुआ था, और बाद में इस सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हम इंडिया में बहुत सारे जगहों पर, या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई वहाँ पर भी सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं। AR देसाई जब छोटे थे, यानी कि जब स्टूडेंट थे, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट में अपना हिस्सा लिया था। उन्होंने सूरत, बड़ौदा, बॉम्बे, इन सारे जगहों पर पढ़े थे। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी स्टूडेंट मूवमेंट हो रहे थे, स्टूडेंट स्ट्रगल हो रहे थे, वहाँ पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब हमने पहले ही देखा है कि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे। इस वजह से जो भी फार्मर्स थे या फिर लेबर मूवमेंट थे, उन्होंने वहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। साथ ही साथ उनका जो किसान विंग है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो किसान विंग है, ऑल इंडिया किसान सभा, उनके भी वो मेंबर थे। साथ ही साथ वो एक एडिटर थे एक बुलेटिन का, जो ऑल इंडिया किसान सभा निकालता था, वहाँ पर न्यूज़पेपर के एडिटर भी वो थे। यहाँ पर उनके अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करें तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन बाद में जाकर थोड़ा मतभेद होने के बाद उन्होंने डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इतना ज़्यादा लिंक नहीं रखा था, लेकिन फिर भी उसी तौर तरीके का और एक पार्टी था जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था, जो था ट्रॉट्स्किस्ट रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जो बेसिकली सोशलिज्म को प्रमोट करता था और इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स थे इनको लेकर डील करता था। अब यहाँ पर AR देसाई का एक टाइमलाइन दिया गया है, उन्होंने कौन सी टाइम पीरियड पर कौन सा काम किया था, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है
उनके चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने कौन सी टाइम पीरियड पर क्या किया था, उन्होंने वो जो थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का ज्वाइन कब किया था, फिर उनका पीएचडी जो है वो 1946 में आया है और उसी पीएचडी थीसिस को बाद में 1948 में बुक के आकार में रिलीज़ किया गया है। इसी तरीके का उनका टाइमलाइन है जो यहाँ पर आपको मदद करेगा आपको और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने में, ए आर देसाई को बेहतर तरीके से समझने में। अब हम आते हैं ए आर देसाई का कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जब हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर उनके नेशनलिज्म को लेकर क्या राय थी इससे समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर ए आर देसाई ने बहुत ज़्यादा काम किया है। उनका जो पहला बुक है वो भी इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर ही है। ए आर देसाई ने ये जो इंडिया को देखने का नज़रिया, यहाँ पर इंडिया में जो भी सोशल इश्यूज हो रहे थे, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को स्टडी करना स्टार्ट किया। इंडियन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ पर लोगों के बीच में जो भी स्ट्रगल है, इन सारे चीज़ों को वो देखते थे। साथ ही साथ वो खुद भी पॉलिटिकली इन सारे चीज़ों का हिस्सा थे। इस वजह से उनको सोसाइटी का देखने का नज़रिया अलग है। उन्होंने अपना जो नेशनलिज्म के ऊपर काम था उसको करते वक्त हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का मेथड को यूज़ किया था, जहाँ पर हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी मेटेरियल एस्पेक्ट है यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इन सारे चीज़ों को उन्होंने मेन समझकर इस मेथड के द्वारा, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के द्वारा चीज़ों को समझी थी। अब नेशनलिज्म के बारे में ए आर देसाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो ये नेशनलिज्म है खासकर इंडिया में, ये एक हिस्टोरिकल कैटेगरी है, ये एक मॉडर्न फेनोमेना है जो पहले के टाइम पर नहीं था। बाद में कुछ कारण के वजह से ये हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जब भी नेशनलिज्म इंडिया में आया है, ये कुछ घटनाएं की वजह से ये नेशनलिज्म का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है या फिर नेशनलिज्म इंडिया में हम देखते हैं। यहाँ पर नेशनलिज्म के वजह से कुछ नए सोशल फोर्सेस तैयार होते हैं। यहाँ पर नेशनलिज्म यानी कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, इंडिया के प्रॉब्लम के वजह से कुछ सोशल फोर्सेस तैयार हो रही थी, कुछ क्लासेस इमर्ज हो रही थी जो इंडिया के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही थी। खासकर जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, इसके अगेंस्ट में जाकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे और यही बेसिकली हमारा इंडियन नेशनलिज्म का स्टार्टिंग का कारण है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नेशनलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद। यहाँ पर जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, तो इंडिया में जो भी घटनाएं घट रही है, इंडिया में जो भी प्रॉब्लम है, इंडिया को लेकर लोग एक सेंटिमेंट बिल्ड करते हैं, कुछ एक फीलिंग होता है लॉयल्टी का। यहाँ पर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं इंडिया के यानी कि एक नेशन के प्रॉब्लम को लेकर। जब इस तरीके का घटनाएं होती है, लोग लॉयल होते हैं, लोग डिवोशन होते हैं अपनी नेशन के प्रति, तब इसको कहा जाता है नेशनलिज्म। इंडिया में इस नेशनलिज्म का स्टार्टिंग भी ए आर देसाई के हिसाब से कुछ कारण है, कुछ सोशल फोर्सेस है, कुछ क्लासेस है जिसके वजह से इंडिया में नेशनलिज्म आया। इस नेशनलिज्म को लेकर भी ए आर देसाई का बहुत ही क्रिटिकल व्यू है। उन्होंने नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उस टाइम पीरियड पर, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, इन सारे लोगों के भी वो क्रिटिसाइज करते थे। उनका जो थॉट प्रोसेस है इसके वजह से उनको क्रिटिसाइज करते थे ए आर देसाई। ए आर देसाई का कहना था कि जो इंडिया में जो भी नेशनल मूवमेंट हो रहा है या फिर नेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लोगों के दिमाग में नेशन का एक कॉन्सेप्ट को भरा जा रहा है। यहाँ पर जो गांधी और नेहरू है, जो नेशनलिस्ट लीडर है, वो लोग कुछ पॉलिसीज इस तरीके का एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में क्लास इनइक्वलिटी को हम ख़त्म कर पाए। यहाँ पर क्लास इनइक्वलिटी को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि जो भी लोग गरीब है इसको लेकर कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ पर सिर्फ नेशन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। यहाँ पर जो भी हंग्री और स्पीचलेस मासेस है, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो भूखे हैं,
जिनके पास अपना कोई आवाज़ नहीं है, इन सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है नेशन के नाम पर, ताकि उनके सपोर्ट लिया जा सके। और इनका सपोर्ट लेकर क्या करने की बात कर रहे हैं AR देसाई, यहाँ पर इनके सपोर्ट को लेकर गांधी और नेहरू जैसे जो लीडर्स हैं वो लोग एक्सटर्नल कोलोनाइजर से इंटरनल कोलोनाइजर पर जो फोकस है या फिर जो पावर है वो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो अपने हाथ में पावर लाने के लिए ये सारे मूवमेंट कर रहे थे, लोगों को नेशन के नाम पर इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन उनका कोई ऐसा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था कि उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए, उनके खुद को पावर में लाने के लिए ही वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर AR देसाई बहुत ही क्रिटिकल है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, साथ ही साथ इंडिया में जो भी नेशनलिस्ट लीडर है उनके व्यू को लेकर। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो ये कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश हो गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है। यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, और साथ ही साथ यार पर कोई पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं है। सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, काम का कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा AR देसाई कहते हैं। AR देसाई ने इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन नेशनलिज्म को उन्होंने 5 फेजेस में डिवाइड किया था। यहाँ पर ये जो 5 फेजेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देसाई ने ये जो 5 फेजेस की बात की थी वो अलग अलग फेजेस में कौन डोमिनेट करता है, कौन नेशनल मूवमेंट को डोमिनेट करता है, इसके हिसाब से उन्होंने की है। फर्स्ट फेज यानी कि पहला फेज है 1801 से लेके 1885 तक। इस टाइम पीरियड पर इंडिया में एजुकेशन का थोड़ा हम बढ़ाव देखते हैं। यहाँ पर मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ब्रिटिश इम्प्लीमेंट करता है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनिस्ट निकल के आते हैं, खासकर राजा राममोहन राय जैसे जो लोग हैं वो निकल के आते हैं, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो भी प्रॉब्लम हो रही है कास्ट सिस्टम को लेकर या फिर लोगों के बीच में जो तनाव का सिचुएशन है, इन सारे चीज़ों को जो एड्रेस करते हैं वहाँ पर उस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं खासकर कुछ एजुकेशनिस्ट जो फर्स्ट फेज में डोमिनेट करते हैं। फिर आता है सेकेंड फेज, जहाँ पर 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी, उस टाइम पीरियड से लेकर 1905 तक यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड होता है। यहाँ पर जब कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड हुआ था, यहाँ पर वो लोग किसान के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। जो लेबरर्स थे, किसान थे, इनको वो लोग लोकल इश्यूज समझते हैं। उनका जो मेन फोकस था वो था एलाइट सेक्शन के लोग, यानी कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके हक के लिए ही सिर्फ लड़ा जा रहा था उस टाइम पीरियड पर। वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो यानी कि जो सरकारी जॉब्स है, बड़े बड़े जॉब्स है, वहाँ पर इंडियन पार्टिसिपेशन की बात की जा रही थी, उसके लिए ही आंदोलन किया जा रहा था। फिर थर्ड फेज हम देखते हैं 1905 से लेकर 1918 तक। इस टाइम पीरियड पर हम सोशलिस्ट लोगों का थोड़ा उद्भव देखते हैं। यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम देखते हैं इंडिया में। यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट है वो बहुत मिलिटेंट हो जाती है। बहुत सारे जो लोग अलग अलग सेक्शन में हैं वो अपने सोशल इश्यूज़ को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। खासकर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस टाइम पे ही इंडिया में स्टार्ट होता है और एग्रीकल्चर के जो भी प्रॉब्लम्स है, इस इश्यूज़ को थोड़ा वायलेंटली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं फोर्थ फेज जो 1918 से लेकर 1934। इस टाइम को हम गांधीयन इरा भी कह सकते हैं। इस टाइम पर गांधी जो थे वो इंडिया में साउथ अफ्रीका से आए थे, साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे और लोग गांधी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे इस टाइम पीरियड पर। फिर हम देखते हैं फिफ्थ फेज, जहाँ पर गांधी के जो आइडियोलॉजी है इसको लोग इतना ज़्यादा मान नहीं रहे थे, क्योंकि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है यहाँ पर हर किसी ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो बाद में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। इस वजह से 1934 के बाद हम देखते हैं कि गांधीयन आइडियोलॉजी में गिरावट आती है और साथ ही साथ फिर से कुछ सोशलिस्ट पार्टी आगे बढ़कर आती है। ये 5 फेज में
AR देसाई ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिवाइड किया था। अब देखते हैं बार्थ ऑफ कास्ट को लेकर AR देसाई का क्या राय था। उनके हिसाब से इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है इसका मेन रीजन ही है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के वजह से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम इंडिया में दिखाई देती है। ये जो कास्ट सिस्टम है वो पहले के टाइम पर नहीं था। AR देसाई कहते हैं कि इंडिया में आर्यन इन्वेंशन के बाद ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है। आर्यन के आने से पहले इंडिया का मोड ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा अलग तरीके का था, लेकिन किस तरीके का मोड ऑफ प्रोडक्शन था इसके बारे में उन्होंने स्पेसिफिक करके कुछ नहीं बताया है। अब आर्यन इन्वेंशन से पहले इंडिया में कुछ अलग तरीके का मोड ऑफ प्रोडक्शन था। यहाँ पर जो इंडिजिनस लोग थे वो अलग तरीके से रहते थे, उनका रहन सहन का तरीका भी अलग था। लेकिन आर्यंस का इंडिया में आने के बाद वो अपने आप को खुद को सुपीरियर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर वो अपने आप को ब्राह्मण बुलाते थे और साथ ही साथ इंडिया में कुछ तौर तरीके इम्प्लीमेंट करते थे, क्योंकि उनके पास थोड़ा एजुकेशन का नॉलेज था उस टाइम पीरियड पर। जो बाकी के इंडियंस थे जो मेनली इंडिया में रहते थे उनके पास इस तरीके का कोई नॉलेज नहीं था, जिसके वजह से वो अपने आप को सुपीरियर प्रूफ कर रहे थे, साथ ही साथ सोसाइटी में बदलाव ला रहे थे। यहाँ पर जो ट्राइब्स थे उनको टोटेम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि वो जिस भी टोटेम को पूछते थे उनको उसके हिसाब से उनका नाम दे दिया गया। साथ ही साथ ब्राह्मण्स जो है उनको ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया कि ब्राह्मण्स ही बेहतर है, ब्राह्मण्स के अलावा बाकी जो कास्ट है के लोग हैं वो इतना ज़्यादा काम के नहीं हैं। यहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट थे उस टाइम के ब्राह्मण्स, वहाँ पर वो लोग बुक्स लिख रहे थे। वहाँ पर जो भी आप लोग देखोगे जो भी किताबें हैं वहाँ पर बहुत सारे जो ब्राह्मण्स हैं उनको ही ऊपर रखा गया था। यहाँ पर ऋग्वेद हो या फिर कोई और भी और बुक हो, हर जगह पर हम ये टेक्स्ट के राइटिंग में ब्राह्मण्स का डोमिनेशन देखते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ वो लोग इंडिया में कास्ट सिस्टम का इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया के कास्ट को एक हायरार्किकल अरेंज में रखते हैं जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके का सेपरेशन होता है। साथ ही साथ उनका कहना था कि दुनिया में जो भी लोग हैं यहाँ पर भगवान ही इनको तैयार करता है। यहाँ पर भगवान यानी कि जो प्रिमाइवल क्रिएटर है उनके अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कास्ट तैयार हुए हैं। माउथ से तैयार हुआ है ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय तैयार होते हैं आर्म से, फिर वैश्य है जो थाई से, और जो फुट है फुट से तैयार होते हैं शूद्र, और जो उससे बाहर है कास्ट सिस्टम से जो बाहर है वो है दलित। इस तरीके का कास्ट डिवीजन करते हैं वो लोग आर्यंस जब इंडिया में इन्वेंशन करते हैं। अब यहाँ पर धर्म को लेकर भी उनका कुछ राय था AR देसाई का। उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ओरिजिन के बारे में भी थोड़ा क्रिटिकल व्यू दिया था। जब हम अलग अलग स्कॉलर्स की बात करते हैं, आपने जब भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उद्भव का कारण देखा होगा, वहाँ पर हर जगह पर लिखा गया है कि ये एक एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, यानी कि जो भी ब्राह्मण्स थे उनको काउंटर करने के लिए वो लोग अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे। इस कारण से यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उद्भव होता है। लेकिन AR देसाई के हिसाब से इस तरीके का ओरिजिन नहीं था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कुछ अलग तरीके का कारण से तैयार हुए थे। यहाँ पर जो भी किंग्स थे यानी कि जो भी राजा थे वो क्षत्रिय वर्ण से थे, कास्ट से थे, यानी कि वो लोग ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण से अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे। इस वजह से जो भी राजा थे वो लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए एक नए तरीके का भगवान का क्रिएशन करते हैं जो है बुद्ध और जैन। वो लोग इनको फॉलो करते थे और साथ ही साथ ये कहते थे कि बुद्ध ने ही हमें बनाया है या फिर जैन ने ही हमें बनाया है, और ये इस वजह से हम भी सुपीरियर है। यहाँ पर हर इंसान को सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया जाता था और इस हिसाब से जो भी राजा होता था वो भी कास्ट में सुपीरियर था। इस तरीके का चीज़ों के बारे में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ओरिजिन होता है। साथ ही साथ ये जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म को हिंदुइज़्म के साथ लिंक कर दिया जाता है और बुद्ध को हिंदुइज़्म का ही एक अवतार भी घोषणा कर दिया जाता है, जिससे जो भी राजा है वो अपने आप को एक बेहतर कास्ट से बिलोंग करते हुए पाता है और अपने आप को सुपीरियर डिक्लेयर करने में आसानी होती है। अब देखते हैं फॉर्डलिज्म के बारे में AR देसाई ने क्या कहा है।
इंडिया का जो फॉर्डलिज्म है ये बाकी जगहों से अलग है। पहले तो हमें ये जानना होगा फॉर्डलिज्म है क्या। फॉर्डलिज्म यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक राजा होता है और वहाँ और कुछ लोग होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर फॉर्डलिज्म यानी कि एक फॉर्डल लॉर्ड और सर्फ यानी कि कुछ लोग हैं जो उनके अंडर में रहते हैं। अब इंडिया का जो फॉर्डलिज्म है ये यूरोप में जो फॉर्डलिज्म देखा जाता है इससे थोड़ा हटके है। इंडिया में हम एवव फॉर्डलिज्म देखते हैं और यूरोप में हम देखते हैं बिलो फॉर्डलिज्म। पहले हम यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में जब फॉर्डलिज्म की बात आती है तो ये बिलो फॉर्डलिज्म है, यानी कि जो पहले निचले वर्ग के जो लोग हैं वो लोग एक साथ मिलकर एक राजा चुनते हैं अपने खुद के लिए और वो राजा उनके लिए काम करता है। यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिलो यानी कि निचले लेवल से होता है और वो लोग एक बड़े राजा को चुनते हैं। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक पहले से ही फॉर्डल लॉर्ड होता है, यानी कि जो राजा है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है और राजा बाकी सारे लोगों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो भी नॉर्मल पीपल है वो राजा को ही फॉलो करते हैं, वो जिस तरीके का बातें बताते हैं उसको ही उनको मानना पड़ता है। यानी कि इंडिया में एवब फॉर्डलिज्म है जहाँ पर ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं, ऊपर से सिलेक्ट किए जाते हैं किसको क्या काम करना होगा। और यूरोप में बिलो फॉर्डलिज्म देखते हैं जहां पर नीचे से राजा, निचले वर्ग के जो लोग हैं वो राजा को चुनते हैं और निचले वर्ग के लोगों के पास पावर होता है। अब देखते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्सिज्म में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन AR देसाई कहते हैं कि इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म है ये बहुत सारी चीज़ें इंडिया में लाती है। साथ ही साथ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ये ब्रिटिशर्स के वजह से ही स्टार्ट होता है। कॉलोनाइजर्स इंडिया में बहुत सारे चीज़ें लाए हैं जैसे रेलवे, रोडवे, डिफरेंट टेन्योर सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, लीगल कोड, पुलिस सिस्टम, कैश ट्रांजैक्शन। ये सारे चीज़ें इंडिया में पहले नहीं थी। खासकर जो कैश ट्रांजैक्शन है ये पहले इंडिया में नहीं थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये कैश ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था और पहली बार कागज़ का जो मोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनके ज़मीनों से। इस वजह से जो ज़मीन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल डोमिनेंट चीज़ नहीं रही। यहाँ पर जो कैश है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगी। इंडिया में कॉलोनाइजर्स ये सारे चीज़ें लाने के वजह से इंडिया में हम कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं जहाँ पर मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था चीज़ों को। इस वजह से इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी ये सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। ये लोग बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ने लगे। साथ ही साथ जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत एक ख़राब सिचुएशन में जाने लगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे, लोगों से लैंड का राइट छीन रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा था। साथ ही साथ उनको कैश क्रॉप जैसे इंडिगो जैसे चीज़ें भी उगाने में फोर्स किया जाता था ताकि यहाँ पर एक कैपिटल एक्यूमुलेट किया जाए और साथ ही साथ पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किए जाए। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अब देखते हैं कॉन्टेम्पोररी पॉलिसी के बारे में AR देसाई क्या कहते हैं। कॉन्टेम्पोररी पॉलिसी यानी कि इंडिया जब आज़ाद हुआ वहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई इसके बारे में AR देसाई क्या कहता है। AR देसाई कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नए नए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन ये जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जा रही है ये लोगों के लिए एक फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा है। यहाँ पर जो ट्रू कॉन्शियसनेस है यानी कि लोगों का जो भी ट्रू प्रॉब्लम है इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के द्वारा छोटे छोटे चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करते हुए उनको चुप रखा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर पॉलिसीज छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर ही सिर्फ देखी जा रही है। जो सबसे बड़ा इशू है क्लास इनइक्वलिटी या फिर कास्ट इनइक्वलिटी को लेकर ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ फॉल्स कॉन्शियसनेस को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे लैंड राइट
का एक्ट लाना, रिजर्वेशन पॉलिसी लाना, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे मुद्दे हैं जहाँ पर लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है, लोगों के बीच में जो क्लास इनइक्वलिटी है, ये इसके वजह से ख़त्म नहीं हो सकता है। AR देसाई का कहना है इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ बाहर से दिखाई देती है, फ्रॉम ओनली आउटसाइड, यानी कि बाहर से सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन ये इंटरनलाइज्ड नहीं है, यानी कि ये अंदर से इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करता है, सिर्फ बाहर से दिखाता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ पर AR देसाई हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। हमने पहले देखा है कि वो नेशनलिस्ट लीडर, नेशनल मूवमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है उसको क्रिटिकली देख रहे थे, साथ ही साथ इंडिया में जो भी पॉलिसीज तैयार की जा रही है उनको भी वो क्रिटिकली ही देखते हैं। यहाँ पर इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये जो सेक्शंस है, ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, इन सारे चीज़ों को रिलेटेड ये इनके ऊपर कोई बात नहीं की जाती है। यहाँ पर इंडिया में सिर्फ कुछ रिजर्वेशन देकर ही इन सारे चीज़ों को, इशू को एड्रेस कर दिया गया है, जिसके वजह से इंडिया में ट्रू कॉन्शियसनेस कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है। ये AR देसाई का कहना है। अब देखते हैं पथ ऑफ डेवलपमेंट को लेकर AR देसाई का क्या कहना है। पथ ऑफ डेवलपमेंट यानी कि इंडिया का डेवलपमेंट का रास्ता क्या होगा, या इंडिया कौन सी डेवलपमेंट का रास्ता चुनना चाहिए इंडिया में। AR देसाई का कहना है कि इंडिया में दो तरीके का डेवलपमेंट का पथ का चॉइस थी। एक था बोर्जुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा था सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दो तरीके के रास्ते थे इंडिया में जो इंडिया चूज कर सकता था। यहाँ पर ये जो चॉइस है, इस चॉइस का कारण था कि इंडिया में बाकी जो भी सिस्टम अगर लागू हो, डेवलपमेंट के पॉलिसीज लागू हो, तो वो इंडिया में अफेक्टेड नहीं थे। यहाँ पर AR देसाई का कहना है कि जो बोर्जुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पर इंडिया में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी इंडियन सिस्टम जिस तरीके से है ओरिजिनली, इसको वीक कर देगा, साथ ही साथ कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम भी बढ़ने लगेगी। इस वजह से AR देसाई कहते हैं कि इंडिया में बोर्जुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, जहां पर वर्किंग क्लास के ऊपर जोर दिया जाएगा, यहाँ पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाया जाएगा, और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, खासकर रूरल एरियाज में रह रहे हैं, इनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो उभर कर सामने आए। लेकिन इंडिया में हम बाद में देखते हैं कि ये इंडिया बोर्जुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही फॉलो करता है। अब देखते हैं रोल ऑफ द स्टेट। रोल ऑफ द स्टेट के बारे में AR देसाई ने क्या कहा है। AR देसाई ने अपनी बुक स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया में स्टेट के रोल के बारे में बात की है कि एक स्टेट का किस तरीके का रोल होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे बहुत सारे थ्योरिस्ट इंडिया किस तरीके से मॉडर्न बन सकते हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज डेवलप की है। AR देसाई ने इन सारे थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये सारे एक फॉल्स कॉन्शियसनेस फैला रहे थे इंडिया में। अब AR देसाई के हिसाब से इंडिया जो स्टेट है, इसका जो सेंटर होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि जो भी लोग हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी ऑप्रेस्ड लोग हैं, यानी कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, जिनको शोषण किया जा रहा था, जो शोषण किए जा रहे हैं, उन सारे लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड करे ताकि वो उभर कर आगे आए और एक साथ जो इंडिया के लोग हैं, सारे लोग हैं, वो एक साथ डेवलप कर पाए। लेकिन AR देसाई कहते हैं कि इंडिया में इस तरीके का चीज़ें फॉलो नहीं की गई थी। इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन का तरीका अपनाया था वो था कैपिटलिस्ट पथ, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास पैसा होगा और एक ऐसा ग्रुप होगा जो इसके अंडर में काम करेंगे। इस वजह से इंडिया एक बहुत ही रिप्रेसिव रोल प्ले करता है, जहाँ पर लोगों के ग्रोथ को कम कर दिया जाता है। सिर्फ एक ग्रुप ऐसा होता है जो ज़्यादा डेवलप करता है, यानी कि यहाँ पर भी AR देसाई स्टेट के रोल को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर स्टेट का जो मेन रोल होना चाहिए था, जिस तरीके का लोगों को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देना, लोगों के कुछ राइट्स प्रोवाइड करना, ऑप्रेस्ड लोगों को ऊपर उठाना, इन सारे चीज़ें इंडिया में नहीं की गई है।
अब इसी रिगार्डिंग इंडिया में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की स्थापना होती है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन जो स्टेट का रोल था वो सही नहीं था। अब AR देसाई का कहना है कि इंडिया में कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए। उन्होंने 3 तरीके का डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर पहले जो डेमोक्रेटिक राइट है वो है राइट्स ऑफ द बोर्जुआ प्रॉपर्टी रिलेशंस, यानी कि जो भी बोर्जुआ लोग थे, जो भी बिजनेसमैन थे, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे वो लोग प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ जो वेग लेबर्स है उनको भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके का बोर्जुआ रिलेशन के बारे में वो बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो तरीका है डेमोक्रेटिक राइट्स का वो है सिविल लिबर्टीज। यहाँ पर लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए, यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच में, यहाँ पर हेबिस कॉर्पस पिटिशन में भी उनको छूट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, पब्लिक सेकुलर एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हेबिस कॉर्पस पिटिशन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर लोगों को राइट मिलती है कि उनके खिलाफ जो भी केस किए गए हैं उसको उनसे उनको निकालने का हक होना चाहिए, यानी कि उनको जेल में इम्प्रिजनमेंट में सारी जिंदगी नहीं रखनी चाहिए, इनको भी कुछ फ्रीडम देनी चाहिए। इस तरीके का सिविल लिबर्टीज के बारे में वो बात करते हैं। फिर जो तीसरा डेमोक्रेटिक राइट है वो है राइट्स ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स की ज़रूरत है। जैसे पिकेटिंग करना, स्ट्राइक करना, वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें करते हुए उनके खिलाफ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इन सारे चीज़ों को बताना, यानी कि यहाँ पर हर किसी के राइट के बारे में वो बात करते हैं। पहले बात करते हैं बोर्जुआ के बारे में, उसके साथ जो भी रिलेटेड है उनके बारे में, फिर कुछ सिविक लिबर्टीज़ जो हर किसी इंसान के लिए ज़रूरी है, और फिर आता है राइट्स ऑफ द प्रोलेटेरिएट, जहाँ पर गरीब निचले वर्ग के लोग अपने खुद के बेहतरी के लिए कुछ राइट्स उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो लोग अपने लिए कुछ मांग सके। जो भी लोग हैं सरकारी तरफ से या फिर जो भी कंपनी है, इन सारे लोगों से कुछ ना कुछ हासिल कर पाए। यहाँ पर हमने आज के क्लास में बहुत सारे चीज़ें कवर कर ली है AR देसाई के बारे में। आशा करता हूँ ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को समझ में आई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है वापस से क्लास को रिपीट करके देखना। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स है, इन सारे नोट्स से आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि इस क्लास को जजमेंटल होकर मत देखना। यहाँ पर AR देसाई बहुत ही क्रिटिकल है, उनको उनके बैकग्राउंड के हिसाब से समझने की कोशिश करना, तब आपके लिए बहुत आसानी होगी चीज़ें समझना। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स का जो क्लास है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ही, यानी कि मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कार्ल मार्क्स का क्लास भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज का ये जो सेशन है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग इन प्लेलिस्ट से आपने पसंद के हिसाब से चीज़ें ढूंढकर स्टडी कर सकते हो, आपको बहुत आसानी होगी चीज़ें ढूंढने में। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।